अस्सलाम दिस इज़ फैसल असलम और इस वीडियो में हम बात करेंगे मुख्तलिफ जनरल नॉलेज MCQs की जो पास्ट पेपर्स में बार बार पूछे गए हैं और मज़ीद भी आगे पूछे जाने के चांसेस हैं। इसमें हम कवर करेंगे मुख्तलिफ ममालिक के जो कैपिटल्स हैं, सैल्यूटेशंस हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, उनके और हेडक्वार्टर्स के बारे में, मुख्तलिफ बुक्स के ऑथर्स के बारे में, मुख्तलिफ कंट्रीज़ के जो मशहूर चीज़ें हैं उनके बारे में, यूनाइटेड नेशंस के बारे में, वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में। ये सारे MCQs जो हैं ये PPSC, FPSC, NTSC, SSB, MS, OTS, UTS, PTS इन सारे टेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए मच मोर इम्पोर्टेंट हैं। सो लेट्स जस्ट बिगिन दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ जनरल नॉलेज MCQs। Which city is known as the city of bazaars? 5 से 6 दफ़ा ये MCQ मुख्तलिफ पेपर्स में रिपीट हो चुका है। काहिरा जो मिस्र का कैपिटल है उसको सिटी ऑफ बाजार्स कहते हैं। बाकी जो ऑप्शन उनको देख लेते हैं। इस्तांबुल सिटी ऑफ मास्क्स, मस्जिदों को शहर कहते हैं इस्तांबुल को, ये टर्की का है, तुर्की का शहर है। न्यूयॉर्क को बिग एप्पल कहा जाता है, ये इसका निकनेम है। और कराची को सिटी ऑफ लाइट्स कहा जाता है। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज़ लोकेटेड एट लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस या हाग। नीदरलैंड के सिटी हाग में वाक़या है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वाहिद ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का जो न्यूयॉर्क में वाक़ नहीं है। यूनाइटेड नेशंस के 6 ऑर्गन्स हैं: जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, सेक्रेटेरिएट और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। बाकी जो 5 हैं वो सारे के सारे न्यूयॉर्क में वाक़ हैं, उनके हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में है। जबकि ये जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये सिंगल ऑर्गन है जो कि हाग में है, नीदरलैंड में है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशंस के 6 ऑर्गन हैं। नंबर भी अक्सर पूछा जाता है कि कितने ऑर्गन हैं, कौन कौन से हैं, वो आमतौर पर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। 6 ऑर्गन हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस 1 ऑर्गन है, सेक्रेटेरिएट, ट्रस्टीशिप काउंसिल और बाकी जो हैं ये भी। कई दफ़ा ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है इनमें से कौन सा यूनाइटेड नेशंस का ऑर्गन नहीं है। फ़र्ज़ करें इनमें से 3 दिए हुए हैं तो एक जो होता है वो उनमें से ऑर्गन नहीं होता। तो आपको ये 6 याद होने चाहिए, तभी आप उस एक को टिक कर सकेंगे जो उनमें शामिल नहीं होगा। प्राइड एंड प्रेजुडिस वाज रिटन बाय जेन ऑस्टन, ये नॉवल है, इस पर एक मूवी भी बन चुकी है। कीरा नाइटले ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की उसमें। एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हो सकता है, रिटर्न ऑफ द नेटिव किसका नावल है? तो टॉमस हार्डी। उसके बाद अगाथा क्रिस्टी का कोई फेमस नावल बताएं। मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस, ये अगाथा क्रिस्टी जो थी ये जासूसी नावल निगार थी, मतलब जासूसी नावल जो हैं ये इन्होंने लिखे हैं। मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस 2017 में एक मूवी भी बन चुकी है, मूवी का नाम भी सेम है, मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस। मेरा बहुत ही फेवरेट एक्टर जॉनी डेप, उसने इसमें एक्टिंग की है, जिसको आमतौर पर लोग कैप्टन जैक स्पैरो के नाम से जानते हैं। जॉर्ज ऑरवेल, इसका फेमस नावल जो 2 हैं, एनिमल फार्म और 1984। ये नाम भी आपको पता होना चाहिए। अगर कभी जॉर्ज ऑरवेल का पूछा जाए या एनिमल फार्म और 1984 का पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ये जॉर्ज ऑरवेल के नावल हैं। वॉज द टीचर ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर आज़म का उस्ताद कौन था? एरिस्टोटल जो है ये सिकंदर आज़म का उस्ताद था। और अफलातून यानी प्लेटो जो है ये अरिस्टो या एरिस्टोटल का भी उस्ताद था। नीचे सीक्वेंस मैंने दी है, अलेक्जेंडर का उस्ताद एरिस्टोटल यानी अरिस्टो का उस्ताद अफलातून था यानी प्लेटो का उस्ताद 2 थे, मतलब ये काफ़ी टीचर्स थे इसके, जिनमें से 2 ये फेमस हैं, सोक्रेट्स जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, और फिसागोरस जिसको ये फाइसागोरस कहा जाता है। ये सारे लोग ग्रीक थे, यूनानी थे। ओके, बाकी जो 2 दिए हुए हैं, कन्फ्यूशियस ये चाइनीज़ था, इसने कन्फ्यूशनिज्म को फ़रोग दिया, ये एक नई सोच इसने उभारी, नई सोच बनाई। उसके अलावा जो कोपरनिकस है ये एक एस्ट्रोनॉमर था, इसने सबसे पहले ये नज़रिया दिया कि कायनात के सेंटर में ज़मीन नहीं बल्कि सूरज है। उस वक्त कायनात इतनी ही समझी जाती थी कि सोलर सिस्टम, तो इसने ये नज़रिया दिया कि हमारे सोलर सिस्टम के बीच में सन है, ज़मीन नहीं। बाकी चीज़ें ज़मीन के इर्द गिर्द नहीं बल्कि ज़मीन और बाकी सैयारे भी सूरज के इर्द गिर्द घूमते हैं। हीलियो का मतलब सूरज और सेंट्रनिज्म का मतलब ये है कि वो सेंटर में है। ठीक है, हीलियो सेंट्रनिज्म, सूरज जिस मॉडल के अंदर सेंटर में आता है उसको हीलियो सेंट्रनिज्म कहते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने ये कहा था कि ज़मीन नहीं बल्कि सूरज कायनात के सेंटर में है? कोपरनिकस ने ये कहा था। In a republic, head of state is known as the president.
किसी भी जमहूरी मुल्क जिसमें जमहूरियत है उसमें हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट होता है। बाज़ दफ़ा ये सेरेमोनियल होता है, बाज़ दफ़ा सारे इख्तियारात इसके पास होते हैं। अगर सारे के सारे इख्तियारात प्रेसिडेंट के पास हैं और हेड ऑफ स्टेट भी वही है तो फिर उसको प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक कहते हैं। जिस तरह अमेरिका है, अमेरिका के अंदर इख्तियारात प्रेसिडेंट के पास हैं और वो रिपब्लिक भी है और वो अपने मुल्क का हेड ऑफ स्टेट भी है। हमारे मुल्क के अंदर प्रेसिडेंट के पास इख्तियारात तो कोई नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये हेड ऑफ स्टेट है। हेड ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होता है। डिक्टेटरशिप में हेड ऑफ स्टेट जो होता है वो डिक्टेटर होता है और मोनार्की में हेड ऑफ स्टेट मोनक होता है, बादशाह होता है। कुछ रिपब्लिक्स ऐसी भी हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हैं, उनमें जिस तरह के इंग्लैंड है वहाँ पर हेड ऑफ स्टेट मोनक होता है, ठीक है। और इख्तियारात सारे के सारे जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर के पास हैं, लाइक बरतानिया है। What is meant by cash crop? Crop which is sold on high price, the crop which is grown only for sale rather than for the farmer's own use, the crop which is grown only for export earnings, none of these. Second option is the right option, the crop which is grown only for sale rather than for the farmer's own use, like cotton in Pakistan. कैश क्रॉप वो होती है जिससे सिर्फ पैसे कमाना मकसद हो। जिस तरह हमारे यहाँ कॉटन है, कपास है, ये किसान के अपने इस्तेमाल में नहीं आती, ओबियसली वो हो तो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। जब फैक्ट्री में जाएगी उससे कपड़ा बनेगा, उसके बाद इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। कपास को घर रख के खाया तो नहीं जा सकता, इसलिए किसान इसको उगाता है सिर्फ पैसे कमाने के लिए। नायग्रा फॉल इज सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा। ये तीनों आबशारें अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर वाक़ हैं। ये खूबसूरती की वजह से मशहूर हैं। वैसे दुनिया की सबसे जो ऊंची आबशारें हैं वो एंजल फॉल्स हैं, जिनकी ऊंचाई या बुलंदी 979 मीटर है और ये एंजल फॉल्स वेनेजुएला में वाक़ हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ अ पेनिनसुला? इनमें से टेक्निकली कोई भी पेनिनसुला नहीं है। ग्रीनलैंड, फिजी, ऑस्ट्रेलिया और सऊदी अरब। सऊदी अरेबिया को पेनिनसुला का पार्ट कहा जा सकता है। पेनिनसुला होता है जजीरा नुमा, आइलैंड की तरह का। आइलैंड वो होता है जिसके चारों तरफ पानी हो, खुश्की का वो टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से घिरा उसको आइलैंड या जजीरा कहते हैं। पेनिनसुला होता है जजीरा नुमा, जजीरे की जैसा, तीन अतराफ में पानी हो और एक तरफ से वो खुश्की के किसी बड़े टुकड़े के साथ जुड़ा हो, उसको पेनिनसुला या जजीरा नुमा कहते हैं। तो सऊदी अरब एक पेनिनसुला का हिस्सा है। ये पूरा पेनिनसुला जो है इसमें यमन भी आएगा, ओमान भी आएगा, कुवैत भी आएगा, यूएई भी आएगा। ये सारे मुल्क इसमें शामिल हैं और सऊदी अरब भी इस पेनिनसुला का हिस्सा है। सऊदी अरब पूरे का पूरा पेनिनसुला नहीं है, लेकिन दिए गए ऑप्शंस में सऊदी अरब ही ठीक है। Why Wall Street is so famous? It is a stock exchange market of New York. यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है जिसकी वजह से ये मशहूर है। Statue of Liberty was gifted to the United States on its independence. Which country presented it? फ्रांस ने अमेरिका को इसकी आज़ादी के मौके पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी गिफ्ट किया था बना के। ये लिबर्टी आइलैंड में इंस्टॉल किया गया है न्यूयॉर्क में। इसके अलावा पाकिस्तान में भी दोनों जो बहरिया टाउन हैं, लाहौर और इस्लामाबाद, वहाँ पर निस्बतन छोटे स्टैचू ऑफ लिबर्टी के रेप्लिकास मौजूद हैं। अगर आपका चक्कर लगे कभी बहरिया टाउन, लाहौर या इस्लामाबाद में, तो आप वहाँ पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी देख सकते हैं, रेप्लिकास। द फेमस बुक गलिवर्स ट्रेवल्स वाज रिटन बाय जोनाथन स्विफ्ट। ये आई थिंक हमारे सिलेबस में भी शामिल थी ये एक कहानी। गलिवर्स ट्रेवल्स में से 8वीं, 9वीं या 10वीं में थी शायद। हमारी दुनिया का एक नॉर्मल सा आदमी एक समुद्री सफ़र पर जाता है, उसका जहाज़ तबाह हो जाता है और जब वो जागता है, उठता है, तो उसे छोटे छोटे आदमियों ने घेर रखा होता है। तो ये गलिवर्स ट्रेवल्स में से एक स्टोरी थी जो कि जोनाथन स्विफ्ट ने लिखी है। नीचे जो नाम लिखे हैं उनके भी एक नावल याद रख लें। चार्ल्स डिकन्स ने अ टेल ऑफ टू सिटीज़ लिखी है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। अ टेल ऑफ टू सिटीज़ किसने लिखी है? चार्ल्स डिकन्स ने लिखी है। इसके अलावा लुइस कैरल ने एक बहुत ही और मशहूर नावल लिखा है, एलिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड। ये भी बहुत मशहूर किताब है, एलिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड, और इस पर काफ़ी ज़्यादा फिल्में भी बन चुकी हैं। तो ये तीनों बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। गलिवर्स ट्रेवल्स किसने लिखी है? जोनाथन स्विफ्ट। अ टेल ऑफ टू सिटीज़, चार्ल्स डिकन्स। एलिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड, लुइस कैरल। आपको ये नाम, तीनों बुक्स के नाम और तीनों बंदों के नाम याद होने चाहिए। बार्टर सिस्टम मीन एक्सचेंज ऑफ गुड, एक चीज़ के बदले में दूसरी चीज़ खरीदना बार्टर सिस्टम कहलाता है। जब पैसे नहीं होते थे तो उस वक्त ये सिस्टम था, एक चीज़ दे के दूसरी चीज़ खरीद ली जाती थी। डोम ऑफ रॉक इज़ इन लेबनान, इराक, जॉर्डन और यरूशलेम। डोम
ऑफ रॉक यानी कुब्बतुस सखरा अरबी में कहा जाता है, ये यरूशलेम में मौजूद है। आपके सामने पिक दी हुई है। इस पिक वाला जो गुंबद है इसको मस्जिदुल अक्सा नहीं कहा जाता, ये कुब्बतुस सखरा है जो कि एक अब्बासी हुक्मरान ने, अब्बासी खलीफा ने बनवाया था। ये वाली मस्जिदुल अक्सा है, ब्लैकिश टाइप का इसका गुंबद है, सिल्वर टेंटेड कलर का। तो ऊपर वाला जो है वो मस्जिदुल अक्सा नहीं है, ये वाली जो है ये मस्जिदुल अक्सा है और वो कुब्बतुस सखरा या उसको डोम ऑफ रॉक भी कहा जाता है। दोनों में आपने फ़र्क याद रखना है जब भी पूछा जाए। वैसे हैं दोनों साथ साथ ही, बिल्कुल पास पास ही हैं, इसके बिल्कुल करीब ही कुब्बतुस सखरा है और ये उसके साथ ही मस्जिदुल अक्सा, लेकिन दोनों में वैसे आपने डिस्टिंक्शन याद रखनी है अपनी इंफॉर्मेशन के लिए। दोनों यरूशलेम में ही हैं, मस्जिदुल अक्सा भी यरूशलेम में है और कुब्बतुस सखरा भी यरूशलेम में है। 10 डाउनिंग स्ट्रीट इज़ द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का जहाँ पे ऑफिस है उस गली को 10 डाउनिंग स्ट्रीट कहते हैं लंदन में। फ्रेंच प्रेसिडेंट के जो रेजिडेंस है उसको एल्सी पैलेस कहा जाता है और क्वीन ऑफ इंग्लैंड का जो रेजिडेंस है उसको बकिंगम पैलेस कहते हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट के रेजिडेंस को सब जानते हैं, वाइट हाउस कहा जाता है। केप ऑफ गुड होप इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री? पिक के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं केप ऑफ गुड होप केप टाउन में है और केप टाउन साउथ अफ्रीका में है। ये वो जगह है जहाँ पर इंडियन ओशन का गर्म पानी अटलांटिक ओशन के ठंडे पानी के साथ मिलता है लेकिन मिक्स नहीं होता। साथ टकराता तो है लेकिन वाज़े एक लकीर देखी जा सकती है कि दोनों पानी आपस में मिक्स नहीं होते। इसी वाक़े की तरफ कुरान हकीम में भी इशारा है। रॉयटर्स इज़ द फेमस न्यूज़ एजेंसी ऑफ ब्रिटेन। बरतानिया की मशहूर न्यूज़ एजेंसी है रॉयटर्स और रीडर्स डाइजेस्ट अमेरिका का है। बाकी फ्रांस और रशिया का कभी नहीं पूछा गया। गोल्डन टेम्पल इज इन इंडिया इज़ अ सेक्रेड प्लेस फॉर विच रिलीजन? सिखों के लिए गोल्डन टेम्पल एक मुकद्दस जगह है। इसको हरमिंदर साहब भी कहते हैं, मतलब टेम्पल का नाम है हरमिंदर साहब। इसके अलावा इसको दरबार साहब भी कहते हैं। पंजाब इंडिया अमृतसर में मौजूद है और 1589 में इसको लाहौर के सूफ़ी बुज़ुर्ग मियाँ मीर साहब ने इफ्तिताह किया था उसका। उस वक़्त के जो 5वें गुरु थे सिखों के, गुरु अर्जन देव, उन्होंने मियाँ मीर साहब को इनवाइट किया था कि आप आकर इस गोल्डन टेम्पल का इफ्तिताह करें। उस वक़्त इंडिया पाकिस्तान एक ही था, तो अब वहाँ पर जाकर आपने इसका इफ्तिताह किया था। वो द फाउंडर ऑफ स्काउट मूवमेंट? रॉबर्ट बेडन पावल ने 1908 में स्काउट मूवमेंट की बुनियाद रखी थी। द टर्म ऑफ ऑफिस फॉर द जजेस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वर्ल्ड कोर्ट। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ है ऊपर आपको बता चुका हूँ। इसको वर्ल्ड कोर्ट भी कहा जाता है, बैन अल-अक़वामी अदालत। इसके जजेस की जो टर्म लेंथ है वो 9 साल होती है। 9 साल बाद इसके जज जो हैं वो रिटायर हो जाते हैं। इसके करंट प्रेसिडेंट जो हैं वो अब्दुल कवी यूसुफ हैं। फरवरी 2021 में रिटायर होंगे। उस वक्त तक आपने यही नाम याद रखना है। प्रेसिडेंट का नाम भी 2 से 3 दफ़ा मुख्तलिफ पेपर्स में पूछा जा चुका है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के प्रेसिडेंट का क्या नाम है। फर्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाज लीग ऑफ नेशंस। पहली जंग अज़ीम के बाद लीग ऑफ नेशंस को बनाया गया था 1920 में और ये 1946 तक कायम रही। फिर उसके बाद जंग अज़ीम दोम को ये रुकवा नहीं सकी तो इसको फिर ख़त्म कर दिया गया और 1945 में यूनाइटेड नेशंस बनाई गई, यूएनओ, अक़वाम मुत्तहिदा। जबकि यूरोपियन यूनियन जो है ये रिसेंटली बनी है 1993 में। विच ओशन इज़ कॉल्ड फादर ऑफ ओशंस? पैसिफिक ओशन को फादर ऑफ ओशंस कहा जाता है और फादर ऑफ वाटर्स या फादर ऑफ रिवर्स मिसिसिपी रिवर को कहा जाता है। ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फादर ऑफ ओशंस पैसिफिक ओशन, फादर ऑफ वाटर्स या फादर ऑफ रिवर्स रिवर मिसिसिपी। रशिया विड्रू फ्रॉम अफगानिस्तान अंडर द जिनेवा अकॉर्ड। जिनेवा जो मुआहदा हुआ था उसके तहत रशिया अफगानिस्तान से निकला था। इस मुआहदे पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने साइन किए थे। अमेरिका और रशिया जो हैं वो गारंटर थे, ज़ामन थे इस वाक़े के। 1988 में रशिया यहाँ से निकला था और इस मुआहदे पर साइन करके निकला था। आफ्टर पश्तून्स 42%, विच इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप इन अफगानिस्तान? दूसरा सबसे बड़ा जो अफगानिस्तान के अंदर कौम जो रहती है, जो बस्ती है वहाँ पर, वो ताजिक हैं। 27% आबादी जो अफ़गानिस्तान की है वो ताजिक
पर मुश्तमिल है। ताजिकिस्तान के जो रहने वाले बेसिकली हैं वो यहाँ पर रहते हैं। तीसरे नंबर पर हज़ारा, उज़्बेक और फिर बलोच हैं। पाकिस्तान के अंदर की आबादी भी आप एक दफ़ा याद रख लें। पाकिस्तान में जो कौमें आबाद हैं, सबसे ज़्यादा पंजाबी हैं 44%, फिर पश्तून आते हैं 15%, फिर सिंधी आते हैं 14%, फिर सराइकी आते हैं 8%, फिर बलोच आते हैं 3.6%। वॉज नोन एज द आयरन लेडी, मार्गरेट थैचर को आयरन लेडी के नाम से जाना जाता था। ये बरतानिया की प्राइम मिनिस्टर रही हैं माजी में। इसको मिल्क स्नैचर भी कहा जाता है। अगर ये पूछा जाए तो आपको इसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि इसको मिल्क स्नैचर क्यों कहा जाता है। इसके दौर में इसने कोशिश की कि बजट को थोड़ा सा कम किया जाए, बजट में से कुछ अखराजात को कम किया जाए। तो इसने बच्चों को स्कूल में जो दूध दिया जाता था वो ख़त्म कर दिया कि ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है, इसको ख़त्म कर देते हैं, बच्चे घर से भी दूध पी आएंगे तो कुछ नहीं हो जाएगा। तो इसलिए फिर सारी ज़िंदगी इसको मिल्क स्नैचर यानी दूध छीनने वाली ही कहा गया। Which country is known as the land of cakes? स्कॉटलैंड को लैंड ऑफ केक्स कहा जाता है। Who is known as the lady of the lamp? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी ऑफ द लैम्प कहा जाता है। ये फाउंडर थी मॉडर्न नर्सिंग की। जंग क्रीमिया जो हुई थी, जिसमें कि बरतानिया, ओटोमन एम्पायर, फ्रांस, इन सब ने मिलकर रशिया पे हमला किया था। इस जंग के दौरान बरतानिया के अंदर ये जो खातून थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ये लैंप लेके मुख्तलिफ एक मरीज़ से दूसरे मरीज़ की जो मरहम पट्टी थी उसके लिए जाती थी। इसके हाथ में एक लैंप होता था जिसकी वजह से ये रास्ता वगैरह देखती थी, तो उसको लेडी ऑफ द लैंप कहा जाता है। बाकी तीनों के नाम देख लेते हैं। जेन एरी एक कैरेक्टर है नावल का, जिस तरह के मुख्तलिफ फिल्मों के कैरेक्टर होते हैं, बैटमैन, आयरन मैन, सुपरमैन, इस तरह ये भी जेन एरी कोई रियल पर्सन नहीं थी। मदर टेरेसा, इसको टेरेसा ऑफ कलकत्ता कहा जाता है। ये ओटोमन अम्पायर में पैदा हुई थी और बाद में इंडिया आ गई थी। नूर जहाँ, अगर ये बात हो रही है यहाँ पर पाकिस्तान की नूर जहाँ की, तो उनका लक़ब जो है मलका तरन्नुम था, द क्वीन ऑफ मेलोडी। इसके अलावा पाकिस्तान की जो मदर टेरेसा थी उनका नाम रुथ फाओ था। 2017 में ये फौत हुई। Which of the following was not written by William Shakespeare? रिटर्न ऑफ द नेटिव विलियम शेक्सपियर ने नहीं लिखा था, बल्कि ये टॉमस हार्डी ने लिखा था। बाकी तो तीनों हैं ओथेलो, मैकबेथ, किंग लियर और इसके साथ रोमियो एंड जूलियट। ये सारे जो हैं विलियम शेक्सपियर ने लिखे हैं। आपको ये चारों नाम याद होने चाहिए, ओथेलो, मैकबेथ, किंग लियर और रोमियो एंड जूलियट, ये सारे विलियम शेक्सपियर ने लिखे हैं। रिटर्न ऑफ द नेटिव भी आपको पता होना चाहिए कि टॉमस हार्डी ने लिखा है। The porcelain tower of Nanjing is among the 7 wonders of the world. In which of the following countries it is situated? चाइना में है। दुनिया के 7 अजूबों में एक ये भी है पोर्सिलेन टावर ऑफ निंजिंग, तो ये चाइना में है। Pablo Picasso was one of the most famous painters of the world. He was from Spain. Pablo Picasso स्पेनिश था, ये स्पेन से ताल्लुक़ रखता था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। बाकी इसके पार्ट्स भी देख लीजिएगा। आई होप आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी ये वाली वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।